हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक पेट के एग्जामिनेशन को देखते हुए भूगोल है। मैंने पूर्व की कक्षाओं में पूरे के पूरे इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है भूगोल में विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें नदियों तथा नदियों के घाटी की उद्गम की स्थिति को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा जर्मनी। ठीक है, डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एसिंगन कस्बे के पास से होता है। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और अंत में यह काला सागर में मिलती है। डेन्यूब वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई 2850 किलोमीटर है, जो कि 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि डेन्यूब कहाँ से बहती है, तो डेन्यूब जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से बहती है। और इसका मुहाना कहाँ पर बनता है, तो इसका मुहाना जो है वो काला सागर में ब्लैक सी में पड़ता है। 2850 किलोमीटर की दूरी पे है और 10 यूरोपीय देश इसको जो है होकर गुजरते हैं। तो इतना बहुत है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। ठीक है, तो उत्तर होगा डी, यांगशी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर संघाई और वुहान शहर स्थित हैं। संघाई यांगशी नदी के किनारे है। वुहान सिटी जो है वो क्या है, इसी के किनारे। आपको पता होगा कि वहाँ वुहान से जो है वो निकला हुआ था वायरस कोविड जो है, सार्स CoV-2 उसको बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहा जाता है। सार्स कोविड-19 यहीं से निकला हुआ था, यहाँ के मच्छी बाजार से, या पेट मार्केट्स होते हैं, वेट मार्केट्स, वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 बार कौन सी काटती है, कांगो काटती है। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। और दक्षिण अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में माही नदी एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसका भूजल संसाधन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। मतलब अंतःस्थलीय का मतलब होता है स्थल के अंदर जो है कौन सा जल निकाय है, तो यहाँ होगा कैस्पियन सागर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा में तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान है। इसका ट्रिक है तारीख। ठीक है, टी से होगा तुर्कमेनिस्तान, ए से होगा अजरबैजान, और यहाँ आर से हो जाएगा आपका रसिया, आई से हो जाएगा आपका ईरान, और का से हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, तो तारीख इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है और सुपीरियर झील अमेरिका के तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कजाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो सॉरी क्या उसको कहते हैं आपको, ये कैस्पियन सागर। ठीक है, और सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो निकाय है वो क्या है, कैस्पियन सागर है। 5वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। तो 0.3%, 0.3% यहाँ होगा। यहाँ ये 3% आप लिख दीजिए, क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ पर तो गलत है, 3% होगा। 3% ताज़ा जल है। पृथ्वी की पृथ्वी एक जलीय ग्रह है और इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध में के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल है।
ठीक है। जैसे कि दो गोलार्ध है, आपको पता होगा कि विषुवत रेखा को यदि बीच में से बाना जाए तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर कितना है 60% है, ठीक है। संपूर्ण मतलब धरती का मतलब ये 100% है, तो यहाँ 40% क्या है स्थल है और 60% जल है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ 80% जो है वो जल है और 20% स्थल है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों पर है। मतलब टोटल जो जल है उसमें 97% खारा जल है दोनों गोलार्धों में। महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताज़ा जल है, जो कि आपको वर्षा जल के माध्यम से, भूगर्भिक जल के माध्यम से, ग्लेशियर्स के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है मैं जिस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुधा ही लोग बता रहे होंगे। अब हमारे कंटेंट को आपको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, इसीलिए जो है हरेसमेंट होता है। फिर भी मैं इंतजार करने का प्रयास करूँगा, अपने आप को और इन्हांस करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आए। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? मतलब सतह पर जो है जल संसाधन का एक उदाहरण है, तो यहाँ होगा झील। सतह का मतलब आप जानते हैं ये है आपकी सतह, और यहाँ पर जल संसाधन का कौन सा उदाहरण? तो झील जो है एक उदाहरण है। सतही जल वह जल होता है जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होता है। सतही जल में 4 प्रकार के आते हैं, इसमें नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं, ताल तलैया आता है, और वही ताल तलैया, तालाब और तलैया मुख्य स्रोत है। अतः स्पष्ट है कि झील सतह पर संसाधन का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि समुद्र जो है वो इंटरनल डीप तक जाता है। कुआं भी सतही नहीं है, ये भी पताल तक जाता है। टैंकर तो आपका जो है पता ही होगा टैंकर क्या होता है, इसमें पानी नहीं रहता आता, तो ये होगा ही नहीं, तो पहले ऑलरेडी कट गया। इसमें झील और कुएं में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कुआं भाई पताल लोग तक जाता है, कहता है ना पताली कुआं है, तो वहाँ नीचे से पानी रिसा होकर कहता है सतही होगा ही नहीं। समुद्र भी नीचे से पानी होकर के आता है, तो सतही होगा नहीं, तो झील ऑप्शन सही होगा, क्योंकि झील का पानी जो होता है किसी झरने वगैरह से आता है और नीचे से नहीं आता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, सागर तो नहीं होगा, महासागर भी नहीं होगा, खारा पानी तो होगा ही, नदी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि क्रेटर जो होता है वो पानी के बरसात से भी बन जाता है। आपको ज्वालामुखी का क्रेटर होगा, केटा और काल्डेरा के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसके ऊपर वाला भाग फट के निकल जाता है बाहर। तो अगर उद्गार में जितना फटा हुआ मुंह है छोटा है, उसमें पानी भर जाता है बारिश का, तो इसे हम क्रेटर कहते हैं। जब मुंह बड़ा हो जाता है तो हम काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97% भाग खारे पानी के रूप में समुद्र में मौजूद है। आपको मैंने ऊपर बताया था, लगभग 3% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध हैं, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद, मतलब 3% का 2/3, मतलब 3 गुणे 2/3 भाग जो है 3 से कट हो गया, इसका मतलब 2% के आसपास जो है वो कहाँ से आता है के रूप में, हिमनद के रूप में पहाड़ों, ध्रुवीय क्षेत्रों और हिम चादरों तथा हिम पेटियों के रूप में मौजूद है। जबकि मीठे जल का शेष भाग मतलब 1/3, 3 का 1/3, ठीक है, परसेंट, ये भी परसेंट कर दीजिए, ठीक है। शेष भाग जो है जल, झीलों इत्यादि के रूप में भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब होता है जैसे कि आपको पता होगा नलके वगैरह से भूमिगत जल से निकाला जाता है, कुएं से और सबसे निकाला जाता है। ऊपर्युक्त विकल्पों के अनुसार मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है। महासागर, सागर एवं खारे पानी के स्रोत जो हैं वो क्या हैं आपका, वो मीठे पानी के जल के स्रोत नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, अगला टॉपिक है पहाड़, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और भारत, इनमें से कोई नहीं, तो होगा उत्तर होगा नेपाल और तिब्बत के बीच में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 पॉइंट समथिंग है, बढ़ गया है, ठीक है। यह महान हिमालय में स्थित है, ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। आपको पता होगा कि हिमालय की जो होते हैं पार्ट जो होते हैं, एक होता है बृहद हिमालय, एक होता है लघु हिमालय, एक होता है शिवालिक श्रेणी। लेकिन उससे पहले भी 2 श्रेणी है। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं। एक इसके ऊपर जो है जो हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन हिमालय से मतलब आपको पता होगा कि जब हिमालय बन रहा था तो ये यूरेशियन प्लेट था और ये इंडियन प्लेट था, इसी के टकराने से हिमालय बना था। तो जब यूरेशियन
प्लेट इंडियन प्लेट इससे यूरेशियन प्लेट टकराया तो यहाँ पर जो बलितदार पर्वत का निर्माण हुआ और यहाँ की जो मिट्टियाँ मुड़ी तो और ये ऊंची हो गई, चूँकि ये स्थल भाग था ही तो यहाँ पर मुड़ी तो और ऊंची हो गई। इससे ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और ये सब आते हैं। ऊपर भी पर्वतीय गांठ है तो हम वहाँ पर आगे देखेंगे, हिंदू कुश पर्वत देखेंगे तो जो हमारा टॉपिक है तो वहाँ पर हम देखेंगे इसको, ठीक है। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं, ठीक है। तो अवसादी चट्टान बहुत बढ़िया है। देखिए अग्नि चट्टानों में तो होंगे, क्योंकि आग से बना है तो इसमें कौन से जीव वगैरह होंगे, तो होगा ही नहीं। कायांतरिक चट्टान जो होता है ये बह करके आता है तो इसमें तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आग्नेय चट्टानें, एक होती हैं अवसादी चट्टानें, एक होती हैं रूपांतरित चट्टानें। इसमें त्रिभुजाकार एक डेवलपमेंट होता है, पहले आग्नेय होगा, उसके बाद होगा आपका रूपांतरित, उसके बाद होता है अवसादी, फिर हो जाता है रूपांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार की ये ट्राइंगल बनते हैं यहाँ पे। इनमें से अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। तो पहले आग्नेय बनेगा, उसके बाद रूपांतरित होगा, फिर जाके यहाँ पे आज होगा क्या होगा, पहले आग्नेय होगा, आग्नेय का अपरदन होगा तो रूपांतरित होगा, रूपांतरित का अपरदन होगा तो अवसादी बन जाएगा। अवसाद निक्षेपर के कारण होता है। इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज का निक्षेपण पाया जाता है। मतलब यही जानिए और कुछ नहीं। भ्रंशोत पर्वत के निर्माण खंड होते हैं तो यहाँ होगा हार्स्ट। भ्रंश का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। सपोज डैट जैसे ये आपका ज़मीन है, ठीक है, इधर भी आपका ज़मीन है। अब किसी कारण से बीच की ज़मीन जो है ये धंस करके जो है नीचे बैठ जाती है। अगल बगल की ज़मीन तो अपने ही आकार पर रहती है, लेकिन बीच की ज़मीन जो है नीचे धसक जाती है, बैठ जाती है किसी पानी के मुहाने या किसी और के कारण। तो जो निचला भाग यहाँ से जो पानी उनी वगैरह निकलने लगता है, जो खाई या खाड़ी बन जाता है, तो अगल बगल के पर्वतों को क्या कहा जाता है, भ्रंश पर्वत कहा जाता है। भ्रंश, और ऐसी घाटी को भ्रंश घाटियाँ कहा जाता है, ठीक है। जब 2 भ्रंश के बीच का स्तंभ यथावत रहे, देखिए यही बता रहे हैं, और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फ्रांस का वास्जेस पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाच रेंज सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। मैंने आपको जितना हिसाब से ये बता दिया है यही सही है, ठीक है, कि अगल बगल की ज़मीन यथावत बनी रहे और बीच की ज़मीन धसक कर नीचे चली जाए तो ऐसे क्षेत्रों को, अगल बगल के पर्वत को, ज़मीन को एक पर्वत की तरह व्यवहार करते हैं, इसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। जबकि 2 भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया है कि जब 2 भ्रंशों के किनारे जो हैं यथावत रहते हैं, ठीक है, और बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हास्ट पर्वत कहते हैं। देखिए भ्रंश पर्वत और हास्ट पर्वत कह रहा है कि जबकि 2 भ्रंशों के किनारे, देखिए 2 भ्रंशों के किनारे जो हैं, जैसे भ्रंश ये भी है, इसके किनारे देखिए यथावत रहे और बीच का स्तंभ, जो बीच का स्तंभ है ऊपर हो जाए तो उसे हम हास्ट पर्वत कहते हैं। जर्मनी में हास्ट पर्वत का उसका प्रमुख उदाहरण है। मतलब कह सकते हैं कि ये भ्रंश पर्वत का एक जो है एक उदाहरण है, मतलब उसका विपरीत है, विलोम है हास्ट पर्वत, ठीक है। ये इसके उल्टा होता है, मतलब कि ऊपर की ज़मीन उठ जाती है और बीच की अगल बगल की ज़मीन जो है नीचे रहती है। तो उससे हम जैसे कि सपोज डैट ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण हुआ, हास्ट पर्वत में बता देता हूँ। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, बीच वाली है, अब ऊपर की ज़मीन जो है ये बगल की ज़मीन नीचे धसक जाए और बीच की ज़मीन यथावत बनी रहे, जिससे हम हास्ट पर्वत का उदाहरण बताते हैं। इसका उदाहरण जर्मनी में है, ठीक है। इतना काफ़ी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है? तो रूस में। माउंट एल्ब्रुस जो है वो रूस में है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस रूस में स्थित है। एल्ब्रुस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो काकेसस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5642 मीटर है। 1 मीटर में आपको पता होगा
2.48 या 58 समथिंग, मोटी मोटा आप 3 फीट मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, मोटी मोटा 3 फीट होता है, ठीक है, 2.48 के आसपास होता है समथिंग, तो इसे 3 से गुणा करा लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सबसे बड़ी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हिमालय कुछ इस प्रकार से है, एंडीज इस प्रकार से है, ठीक है। दूसरा होगा राकीस पर्वत क्षेत्र, ये 4800 किलोमीटर है, ठीक है। तीसरा होगा आपका हिमालय, मच्छर काट रहे हैं यार, हिमालय ये 2800 किलोमीटर है। और महान ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये 3700 किलोमीटर में है। और ट्रांस आर्कटिक या ये 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो महान डिवाइडिंग या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में 3700 किलोमीटर है सबसे, तो यहाँ पर एंडीज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका रॉकीज़ होगा, उसके बाद आपका जो होगा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा, उसके बाद आपका ट्रांस आर्कटिक होगा, उसके बाद फिर हिमालय होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। कल हम देखेंगे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही लेकर के चलूँगा, फिर जो धीरे धीरे क्लासें होगी उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैंने जो है वॉइस को सही करने का प्रयास किया है, आप देख के फीडबैक दीजिएगा।